प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो इसका लक्ष्य रखा गया, हम लोग संविधान की क्लासेस कर रहे हैं और इसका लक्ष्य रखा गया है कि इसका यूपी पीसीएस 2021 और आरओ 2020-21 और यूपीएसआई इन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बनने वाला यह वीडियो आपको हर एक परीक्षा में सफलता और आपको जो है उसमें अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की क्षमता देगा। तो इसी क्लास के हम लोग आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आज की टॉपिक को क्या है। तो आज की हमारी टॉपिक है राष्ट्र के प्रतीक यानी नेशनल सिंबल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस खंड में भारत की राष्ट्रीय पहचान के लिए प्रतीकों का परिचय दिया गया है। ठीक है, अलग अलग प्रतीक के माध्यम से भारत का परिचय दिया गया है, जैसे कि उसमें राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, राष्ट्रगान है। तो यह प्रतीक भारतीय पहचान और विरासत का मूल हिस्सा है। जो हमारी पहचान है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी नीतियां हैं, उसका प्रतीक कौन होता है? हमारा सिंबल होता है, जिस सिंबल के माध्यम से हम अपनी चीज़ों को बता सकते हैं। यह नागरिकों के राष्ट्रभक्ति, गौरव, आत्मसम्मान और आत्मोत्सर्ग की भावना का संचार करते हैं, जिसे देख करके आपके अंदर एक भावना जागृत होती है कि हमारे देश का सिंबल है, हमारा सिंबल है, हमारा है। इसके लिए आपके अंदर अनेक प्रकार की भावनाएं और आपको गौरव महसूस होता है। राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं। भारत में राष्ट्रीय ध्वज के समान अनुपात में सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफ़ेद तथा नीचे हरे रंग की तीन क्षैतिज पट्टियां होती हैं। आप जानते हैं केसरिया बल भरने वाला। केसरिया किसको दिखाता है? आपके अंदर बल यानी उत्साह, आपके अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, आपके अंदर उत्साह उत्पन्न करता है। केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई। और सादा रंग जो हमारे झंडे में दिया गया है, हमारे ध्वज में दिया गया है, वह सादा रंग हमारे सच्चाई की प्रदर्शित करता है कि हम लोग सच्चे हैं, हम लोग किसी के ऊपर छल कपट नीतियाँ इस तरह की गलत दुराचारी भावना से हम किसी देश किसी नागरिक के साथ संबंध नहीं रखते हैं। आपको याद होगा, फिर नीचे है यहाँ पे हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अगड़ाई। और हरा रंग हर वक्त हमारे प्रकृति में जो हमारी प्रगति है उस प्रगति को दर्शाता है, उस प्रगति को बताता है। ठीक है, 1948 में हम आज़ाद होते हैं, 1947 में हम आज़ाद होते हैं। 1947 15 अगस्त 1947 के आज़ाद होने के बाद हमारा देश जो कई सालों से जंजीरों में जकड़ा हुआ था, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, वहाँ से आज समृद्ध के रूप में हम खड़े होकर के विश्व में एक ताकत बन के खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी प्रकृति हमारी प्रगति को प्रदर्शित करता है, हमारी प्रकृति को प्रदर्शित करता है। हमारा ध्वज हमारे गौरव को, हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाता है। इसलिए इसके तीन रंग हैं और तीनों रंग के अपने अलग अलग माने हैं, जो कि क्षैतिज पट्टी के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं यहाँ से कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। कभी कभी प्रश्न को थोड़ा सा मॉडरेट करने के लिए घुमा देता है, चौड़ाई लंबाई कर देता है। तो याद रखिएगा, ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है 3:6 का होता है, 3:2 का होता है। क्लियर? कितना होता है? तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है 3 किसका होता है? 2 का होता है। 3:2 का होता है। क्षमा करिएगा, इसके पहले एक बार गलती हो गई थी। तिरंगा की सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है। देख रहे हैं, गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है। प्रश्न पूछा गया चक्र का रंग कैसा होता है, तो आप कहेंगे कैसा होता है? नीले रंग का होता है। और इसमें तीलियों की संख्या कितनी होती है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। कितनी होती हैं? 24 तीलियां पाई जाती हैं, जो हमारे 24 घंटे के प्रगति को प्रदर्शित करते हैं कि हम 24 घंटे कार्य करते हैं। इस चक्र को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया। कहाँ से लिया गया? प्रश्न पूछा जाता है कि तिरंगे के अंदर या जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके अंदर पाए जाने वाला चक्र कहाँ से लिया गया, तो आप तुरंत कहेंगे कि सिंह स्तंभ, अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने, गौर करिए प्रश्न को, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अंगीकृत किया। ध्वज में स्थित केसरिया रंग त्याग व बलिदान का, सफ़ेद रंग सत्य और शांति का और पवित्रता का तथा हरा रंग देश की समृद्धि और उर्वरता का प्रदर्शक है। ठीक है, केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई और हरा रंग है हरी हमारी धरती की अगड़ाई। ठीक है, तो यहाँ से आप इस बात को याद रख सकते हैं, केसरिया किसका है? उत्साह का है, त्याग का है, बलिदान का है। ठीक है, वीर रस का है एक तरह से। सफ़ेद रंग हमारी सच्चाई, शांति और पवित्रता का प्रतीक है, जबकि हरा रंग हमारी समृद्धि, हमारी उर्वरता का प्रतीक है। क्लियर?
राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृत है। मूल स्तंभ की शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे, यहाँ से प्रश्न पूछा गया कि सिंहों की संख्या कितनी, तो आप तुरंत कहेंगे 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। सिंह साहस व निर्भीकता का प्रतीक है। पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं जो 24 घंटों का प्रतीक है। चक्र के दाईं ओर एक सांड है जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। देखिए यहाँ पे हर एक चीज को आपको याद रखना। चक्र के दाईं ओर एक सांड है जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा है जो अदम्य शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता का प्रतीक है। फलक के नीचे मुंडकोप उपनिषद का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को। इस बात को आप अगर फिर से चाहें तो रिपीट करके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। मूल स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह हैं। सिंहों की संख्या कितनी आपसे पूछा जाता है तो आप तुरंत कहेंगे 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए बैठे हैं। ठीक, पीठ किए हुए हैं। सिंह साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। पट्टी के मध्य में धर्मचक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं जो 24 घंटों का प्रतीक है। चक्र के दाईं ओर एक सांड है जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा है जो अदम्य शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता का प्रतीक है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का वाक्य सूत्र वाक्य लिखा गया है सत्यमेव जयते। देवनागरी लिपि में अंकित है। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं, राष्ट्रगान की बात करते हैं। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बंगला भाषा में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को भारतीय संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता के 26वें अधिवेशन में गाया गया था। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं कि कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, उसने क्या कहा, यह सर्वप्रथम कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। कहाँ गाया गया था? तो 26वें अधिवेशन में। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से सभी प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। पूरे गीत को 5 पदों, पूरे गीत में 5 पद हैं। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप से गाया जाता है जिसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियाँ होती हैं, जिसके गायन की अवधि लगभग 20 सेकंड होती है। ठीक है, राष्ट्रगीत की बात करते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में वंदे मातरम गीत की रचना की। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में वंदे मातरम गीत की रचना की, जिसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। यह गीत पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में ही हुआ था, में गाया गया था। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। यह गीत बंगला भाषा में लिखित आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। इसका प्रथम पद कुछ इस प्रकार है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकित यामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम। तो इस प्रकार से वंदे मातरम, ठीक है, मैं अच्छी तरह से गा नहीं पाया, संस्कृत मेरी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आप उसे अच्छी तरह से याद कर लें, आप ऑडियो सुन सकते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये हमारी क्या है, तो आप कहेंगे कि हमारी राष्ट्रीय गीत है। इसे पहली बार 1896 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। किसने लिखा है? तो इसको आप तुरंत बता देंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में लिखा गया। क्लियर? आगे चलते हैं और अगले टॉपिक को देखते हैं। राष्ट्रीय पंचांग के बारे में बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर
भारत के उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है? सरकारी सिविल कैलेंडर है। यह संघ संबंध पर आधारित है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष 21 मार्च को पड़ता है। ठीक है, चैत्र का पहला दिन कौन सा माना जाता है? तो याद रखिएगा 22 मार्च को, अगर अधिवर्ष होता है तो 21 मार्च को। राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं। राष्ट्रीय पशु बाघ, पेंड्रा टिग्रिस कहते हैं इसे, साइंटिफिक नेम इसका है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। सन 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के साथ ही भारत में बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। इससे पहले शेर राष्ट्रीय पशु था। ठीक, राष्ट्रीय पक्षी बात करते हैं। भारतीय मयूर पोबो क्रिस्टस, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसे 26 जनवरी सन 1963 ईस्वी में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। भारतीय वन एवं वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत मयूर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम पोबो क्रिस्टेटस है। ठीक, राष्ट्रीय पुष्प कमल निलंबो न्यूसिफेरा, इसका साइंटिफिक नेम है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह पवित्रता, उपलब्धि, लंबे जीवन और अच्छे भाग्य का प्रतीक है। राष्ट्रीय वृक्ष नेशनल ट्री बरगद है, जिसे फाइकस बेंगालेंसिस कहते हैं, को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया है। राष्ट्रीय फल आम है, मैंगीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। राष्ट्रीय नदी नेशनल रिवर गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जो पहाड़ों, घाटियों एवं मैदानों में लगभग 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका उद्गम उत्तराखंड के हिमालय में गंगोत्री हिमनद से होता है। इसे भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय विरासती पशु, भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में अक्टूबर 2010 में घोषित किया। राष्ट्रीय वन्य जीव की अस्थायी बोर्ड समिति ने इस संदर्भ में 13 अक्टूबर 2010 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की। राष्ट्रीय मुद्रा की बात करते हैं। प्रतीक चिन्ह, भारतीय रुपये को 15 जुलाई 2010 को डॉलर, यूरो, पाउंड और येन की तरह नया प्रतीक मिल गया है। भारत का नया प्रतीक देवनागरी लिपि में आर और रोमन लिपि में आर को मिलाकर बनाया गया है। इस प्रतीक के डिजाइन डी उदय कुमार ने की थी। राष्ट्रीय जलीय जीव, मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक्वेटिक पशु के रूप में गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। ध्यातव्य है कि 5 अक्टूबर 2009 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई गंगा नदी घाटी प्राधिकरण बैठक में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुझाव पर गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किए जाने का आग्रह किया गया था। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया। क्या आप जानते हैं भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 26 जनवरी 2002 के से प्रभावी हुई में विधि, परंपराओं, प्रविधियों और अनुदेशों सभी को एक साथ रखा गया है। भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार आम नागरिकों, प्राइवेट संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई पाबंदी नहीं है, परंतु इस बारे में राज्य चिन्हों और नामों के दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के प्रावधानों और इस विषय में अधिनियमित किसी अन्य कानून की व्यवस्थाओं का अनुपालन अनिवार्य है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया। आज के वीडियो में बहुत सारे प्रश्न हैं, जो प्रश्न आपसे हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि इसे दोबारा से आप फिर से देखें, फिर से सुने, फिर से समझें। देखिए, कई बार समझाने के लिए हमारे शब्दों में तत्क्रमता सही से बन नहीं पाती है। हम उसे बताने के चक्कर में, उसे समझाने के लिए कई बार उसका ताकथा हो जाता है। तो इस बारे में आप बुरा ना माने, उसे आप गौर से सुने, क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन को नोट करें और उसे याद करने की कोशिश करें, जिससे आपको किसी भी परीक्षा में लाभ अवश्य मिलेगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।